हम लोग जो है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म ये एक पूरा सेक्शन है जो आप लोग को करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। देन दिस इज द branch of physics in which we deals about the stationary चार्जेस, है ना। ये फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब स्टेशनरी चार्जेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ए चार्ज। पहले तो चार्ज समझेंगे कि चार्ज क्या है, और चार्ज के बाद फिर हम समझेंगे स्टेशनरी चार्ज क्या है। और स्टेशनरी का मतलब तो ठहराव होता है। तो ठहरा हुआ चार्ज के बारे में जहां पढ़ते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में, हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो कहिएगा कि सर ठहरा हुआ चार्ज और मूविंग चार्ज इन दोनों में अंतर क्या है, क्या ये दोनों अलग अलग प्रकार का मैकेनिज्म शो करते हैं। हम बोले हाँ बिल्कुल। ठहरा हुआ चार्ज से जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जबकि मूविंग चार्ज से जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत अलग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वह मैग्नेटिक फील्ड से बहुत अलग होता है। दोनों फील्ड का जो नेचर है वह भी एक दूसरे से अलग है। अब कहिएगा कैसे अलग है सर। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मैग्नेटिक वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मैग्नेटिक वस्तुओं का पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है ना। अब थोड़ा सा और इसको अगर ब्रीफ करें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई चार्ज स्थिर है तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करता है, और किसी दूसरे ठहरे हुए चार्ज पर फोर्स लगाता है। जबकि एक मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड जो वो क्रिएट करता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किसी ठहरे हुए चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाता है, जबकि कोई मूविंग चार्ज किसी दूसरे मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है। वो हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो बार बार हम एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज आखिर क्या है, व्हाट इज ए चार्ज। हम लिखते हैं कि चार्ज आखिर में क्या है। तो देखो, चार्ज जो है ना, ये किसी मैटर का प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है यह किसी मैटर का प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लिखते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह मैटर का प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी है मतलब गुण है ना। अब कहिएगा तो सर इसी गुण का तो विश्लेषण करना है। हम बोलेंगे देखो बाबू, चार्ज और मास ये दो चीजें जो है मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि वी कैन नॉट डिफाइन एक्यूरेटली व्हाट इज द चार्ज। हम लोग चार्ज को या मास को, इन दोनों ही को हम लोग फोर्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। और खास करके अभी जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दीज आर द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स हम उन फिजिक्स को कहते हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन से पहले के फिजिक्स है। अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, इनके पहले के जो फिजिक्स हुए है ना, उन फिजिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो ये क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट है। और क्लासिकल फिजिक्स में चार्ज और मास को
एक्यूरेटली डिफाइन नहीं किया गया था। चार्ज और मास को एक्यूरेटली डिफाइन हम लोग आगे चल करके मॉडर्न फिजिक्स में कर पाए, है ना। मॉडर्न फिजिक्स से पहले हम इसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। कहिएगा सर मॉडर्न फिजिक्स में हम कैसे डिफाइन कर पाए, तो देखिए जब आइंस्टीन ने यह फॉर्मूला दिया E बराबर mc², तो उन्होंने यह बताया कि दरअसल ये पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जो है डिफरेंट डिफरेंट मास क्रिएट करता है। एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट किसी पार्टिकुलर प्लेस पर जमा है तो वह डिफरेंट डिफरेंट मास जो है वो क्रिएट करता है। अब सिमिलरली चार्ज है, चार्ज का यही कहेंगे, क्योंकि कोई भी मटेरियल तो बना हुआ फाइनली एनर्जी से ही है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जमा है और उनका डिफरेंट ओरिएंटेशन मटेरियल के अंदर डिफरेंट चार्ज जनरेट करते हैं। ठीक है, उनका डिफरेंट ओरिएंटेशन मटेरियल के अंदर डिफरेंट चार्ज जनरेट करते हैं। देन चार्ज एंड मास बोथ आर इनहेरेंट प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड ड्यू टू इट्स क्रिएशन, है ना। ये दोनों जो है बॉडी के क्रिएट होने के साथ ही या मटेरियल के क्रिएशन के समय में ही ये दोनों बॉडी पर आ गया था। जैसे चार्ज वाले बॉडी आपके पास, आपको पता है कि आपके पास प्रोटॉन है और चार्ज एक आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास भी इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन के समय में ही हुआ था, अब प्रोटॉन के पास भी जो चार्ज है वह भी प्रोटॉन के फॉर्मेशन के वक्त ही आया था। ये एनर्जी के डिफरेंट ओरिएंटेशन से है, जिसको बाद में हम लोगों ने समझा जब हम लोगों ने क्वार्क मॉडल पढ़ा न्यूक्लियस का, हाँ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का, जब हम लोगों ने क्वार्क मॉडल पढ़ा सॉरी, तब खैर कोई बात नहीं। हम लोगों को चार्ज को अगर क्लासिकली डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच दे इंटरैक्ट with each other, they interact with each other, है ना। चार्ज किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है, कैसा प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी के वजह से वो दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। द इंटरैक्शन फोर्सेस इज ऑफ टू टाइप्स, लिखते हैं इंटरैक्शन फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का इंटरैक्शन फोर्स है, जिसमें पहला को हम कहते हैं, दो प्रकार का इंटरैक्शन का फोर्स है। पहला जो फोर्स हुआ एट्रैक्शनल फोर्स और दूसरा जो है वो है रिपल्सन फोर्स, है ना। तो चार्ज दरअसल क्या है कि चार्ज किसी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्शन जो है वह दो प्रकार का है, एक अट्रैक्शनल फोर्स है और दूसरा रिपल्सन फोर्स है। ऑन दैट बेसिस हम लोग कहते हैं कि चार्ज दो नेचर का है ना। लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन फोर्सेस, on the basis of interactional forces we define charges as two types, हम लोग चार्ज को दो टाइप में बांटते हैं। पहले को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पहले को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। पहला जो है वह है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो है वह है हमारा निगेटिव चार्ज। ठीक है,
तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दो प्रकार के चार्जेस हैं। ये पहले तो चार्ज हमने किसको कहा, तो चार्ज हमने कहा कि यह किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसमें प्रॉपर्टी के कारण दो चार्ज एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्शन का फोर्स जो है वह दो प्रकार का है, अट्रैक्शनल फोर्सेज है और रिपल्सन फोर्सेज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शनल फोर्सेज क्योंकि दो है, तो हमने कहा कि चार्ज का भी दो टाइप होगा। एक को हमने पॉजिटिव चार्ज कहा है और दूसरे को हमने निगेटिव चार्ज कहा है। अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका प्रोटॉन्स और इसका एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हम लोग और क्या क्या जानते हैं, हम लोग और जानते हैं चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज हमारा प्रोटॉन पर होता है, और इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ये सब इक्वल टू में है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। एंड इसी को आप कह लीजिए एलिमेंट्री चार्ज विच इज इक्वल टू ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अब अगर कहेंगे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, तो लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यह कितना है, दिस बिकम्स माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि माइनस ई। और अगर हम लिखें चार्ज ऑन प्रोटॉन तो ये लिखेंगे प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसको हम लिखेंगे प्लस ई। यहाँ पर एक बात आप लोग को ध्यान देना होगा कि जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम्ब है, वो कूलम्ब है। कूलम्ब दरअसल एक साइंटिस्ट थे, है ना। कूलम्ब दरअसल एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही, है ना, चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट किया था। सबसे पहले कूलम साहब ने चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर चार्ज का जो यूनिट तय किया गया वह कूलम रख दिया गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया माइनस ई, अब प्रोटॉन पर चार्ज हो गया हमारा प्लस ई। ठीक है, आप लोग कॉपी और कलम निकाल करके बैठेंगे, रजाई तर अंदर घुस करके नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट हो जाएगा तो बताएंगे। प्रिंट हो गया, माइक हमने प्रिंट हो जाएगा तो बोलोगे हो गया सर। बिठा दें। चल
तो ये तो हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। देखो बाकी के जो बॉडी पर चार्ज डेवलप करते हैं, है ना, वो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही किसी दूसरे बॉडी पर चार्ज डेवलप होता है, और दूसरा कोई भी जरिया पॉसिबल नहीं है। कहिएगा सर क्या प्रोटॉन के ट्रांसफर से चार्ज डेवलप नहीं कर सकता है? हम बोलेंगे कि प्रोटॉन को तो खैर हम लोग ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस से निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा, जो एनर्जी लेबोरेटरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और बात लिख लेंगे, आप लोग सब लिख लीजिए, लिखिए कि चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एनी बॉडी, लिखेंगे चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एनी बॉडी, charge is created on any body by the transfer of electron. Charge is created by any body on the transfer of electron. Charge is created on any body by the transfer of electron, because because transfer of proton is not possible, because transfer of proton is not possible, transfer of proton is not possible, as it is found as it is found as it is found inside the nucleus, as it is found inside the nucleus। चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ ऑफ, या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला जो टॉपिक है ये है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? तो कूलम्स लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट force between two charges, force between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance
between them. For example, here is two charges, say q1, here is another charge, say q2. दो चार्ज है, एक को q1 चार्ज कहेंगे, दूसरे को q2 चार्ज कहेंगे। इन दोनों चार्ज के जो बीच का दूरी है वह है r। इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी है वह है r। For our consideration, let this is plus q1 charge and let this is plus q2 charge। हम लोग मान लेते हैं कि यह प्लस q1 चार्ज है और यह प्लस q2 चार्ज है। तो अब फोर्स बिटवीन चार्ज क्या होगा? तो फोर्स बिटवीन चार्ज, अच्छा एक चीज और, सेम चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा और अपोजिट चार्ज के बीच में, सॉरी, सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा। हम यहीं पर एक लाइन लिख देते हैं, फोर्सेस बिटवीन same charges are repulsive in nature, while forces between opposite charges is attractive in nature। सेम चार्ज के बीच में जो फोर्स है वह रिपल्सिव नेचर का होगा और अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स है वह अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दो चार्ज लिया है, एक प्लस q1 चार्ज लिया है और दूसरा प्लस q2 चार्ज लिया है। दोनों ही चार्ज जो है वह अपोजिट है, दोनों ही चार्ज जो है वह क्या है, नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों सेम चार्ज है ना, सॉरी, दोनों ही चार्ज जो है वो सेम है, यह प्लस q1 है और ये प्लस q2 है। तो फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा, मतलब q2 q1 पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा एंड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार कि अगर q2 q1 पर इधर फोर्स लगाएगा तो q1 q2 पर इधर फोर्स लगाएगा, नहीं, इक्वल एंड अपोजिट होगा। q1 q2 पर इधर फोर्स लगाएगा तो q2 q1 पर इधर फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। यही फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में कहे थे, क्या कहे थे कूलम्ब ने कहा था कि इट स्टेट्स दैट सॉरी, forces between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। कहे थे कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, q1 इंटू q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो 1/r² के, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तार स्क्वायर के। जिसको 1 मान लेते हैं और जिसको 2 मान लेते हैं, और 1 और 2 को कंबाइन करके ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2, एक और दो को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि F जो है यह प्रोपोर्शनल है q1 q2 बाई r² के, नहीं, क्योंकि फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q1 इंटू q2 के और फोर्स जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो कंबाइन कह कर करके हम एक बात लिख दिए कि F जो है वह प्रोपोर्शनल है q1 q2 बाई r² के। अगेन हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे एंड दिस बिकम्स F इक्वल टू k q1 q2 बाई r²। यहां पर जो k है हमारा, इस k को, वेयर k, इस k को हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called Coulombian called Coulombian कांस्टेंट, है ना। इसके को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे या इसी को हम कहेंगे कोलंबियन कांस्टेंट। और यह कोलंबियन कांस्टेंट कितने के बराबर होता है? यह होता है 9 इंटू 10⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। अब ये कैसे निकाला गया यूनिट ऑफ के? तो देखिएगा यूनिट ऑफ के कैसे निकाला गया। तो F बराबर क्या था? F बराबर था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स इज इन न्यूटन एंड के दिस इज इन कूलम्ब स्क्वायर बाई आर, तो मीटर में है, मीटर स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। के का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, यह जो के है ना, यह के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यही के जो है यह किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं दिस इज द परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहिएगा कि सर परमिटिविटी क्या है? देन परमिटिविटी जो है यह किसी भी स्पेस का प्रॉपर्टी होता है ना। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी क्या है? देन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। हम लिखते हैं दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। यह स्पेस की प्रॉपर्टी है ऑन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स, है ना। यह क्या है? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी किसी स्पेस का प्रॉपर्टी है जिस पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निर्भर करता है। अब कहेंगे कि सर क्या अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होगा? हम कहेंगे बिल्कुल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होगा अलग अलग मीडियम में। जैसे वाटर मीडियम में अगर आप चार्ज रखिएगा और इनके बीच फोर्स निकालिएगा तो यह फोर्स कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में लगने वाला जो चार्ज है या फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान सबसे ज्यादा होता है ना। और जैसे जैसे हम किसी दूसरे मटेरियलिस्टिक मीडियम में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यह फोर्स घटते जाता है। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा डाई इलेक्ट्रिक, कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो अमाउंट है वो घट जाता है। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी इंट्रोड्यूस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक में घटता इसलिए है क्योंकि उसकी परमिटिविटी अधिक होती है ना। उसका परमिटिविटी अधिक होता है। अधिक परमिटिविटी होने के वजह से जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस ऑन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स। यह स्पेस का एक प्रॉपर्टी है जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निर्भर करता है। अब अगर इसकी निर्भरता देखनी है तो आप के जगह पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा कि यही एप्सिलॉन नॉट जो है, अच्छा 4 पाई तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। तो अब अगर हम इसका वैल्यू देखें एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आई थिंक 12 ही होता है।
ये डेटा जो है आप लोग नेट पर चेक भी कर सकते हैं। If I was correct, then this is 10 to the power minus 12. But here is a confusion, minus 12 and minus 11. So you can check it. है ना, आप इसको चेक कर लीजिएगा ये 12 है या 11 है। मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब अगर इसका यूनिट हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो एसआई यूनिट हम निकाल सकते हैं इसका भी, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का आप एसआई यूनिट निकालिए। फोर्स का तो न्यूटन हो गया 1/4 पाई, 4 पाई तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। दिस इज 1/epsilon नॉट, दिस इज कूलम्ब स्क्वायर एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ गया कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो हमने यही चीज को वहां पर लिख दिया है। इसको भी आप प्रिंट कर लेंगे।